हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें क्राइम सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी फैमिली की डेथ हो चुकी होती है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को घर के बेसमेंट में एक लाश खड़ी हुई मिलती है जो कि एक लड़की की होती है और उस लड़की को नेकेड कर जमीन के अंदर गाड़ा गया होता है। यहाँ पर एक लेडी ऑफिसर आकर उसको बताती है कि घर के अंदर कोई भी नहीं आया, बल्कि ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर वाले बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। अब लड़की की कोई भी पहचान नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर ऑफिसर उसका नाम जेन डो रख देते हैं। इसके बाद हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि जली हुई बॉडी की ऑटोप्सी कर रहे होते हैं। यहाँ पर उन दोनों का रिश्ता बाप बेटे का होता है। यहाँ पर बाप का नाम टॉमी और बेटे का नाम ऑस्टिन होता है। इन लोगों का खानदानी काम था ऑटोप्सी करना, तो इन्होंने अपने घर के बेसमेंट में ही ऑटोप्सी रूम बना लिया था। यहाँ पर टॉमी नया नया होता है इस काम में, तो उसके डैड इस काम की बारीकियों को समझा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा आ जाती है। इन दोनों का मूवी देखने का प्लान था। एमा पहली बार ऑस्टिन के घर पर आई थी, तो वो उसके घर को एक्सप्लोर करते टाइम ऑटोप्सी रूम में पहुंच जाती है। यहाँ पर आकर वो ऑस्टिन से बॉडी देखने के लिए बोलती है। तो जब ऑस्टिन उसको अपने लैब में लेके जाता है, यहाँ पर एमा नोटिस करती है कि एक डेड बॉडी के पैर में एक छोटी सी घंटी बंधी हुई है। जब वो उनसे पूछती है तो उसके डैड उसको बताते हैं कि पहले जमाने में लोगों को पता ही नहीं चलता था कि आदमी मर गया है या कोमा में है, तो वो उसके पैर में एक घंटी बांध देते थे जिससे कि वो हिले तो उनको पता चल जाए कि आदमी जिंदा है। और थोड़े टाइम बाद ये चीज़ रिचुअल बन गई और मैं थोड़ा धार्मिक आदमी हूँ, तो मैं इस रिचुअल को अभी तक फॉलो करता हूँ। अब ये दोनों यहाँ से निकलने के लिए लिफ्ट तक जाते हैं, लेकिन तभी शेरिफ उस जेन डो की बॉडी को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। तब ऑस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मुझे डैड की हेल्प करने के लिए यहाँ पर रुकना चाहिए, तुम थोड़ी देर बाद आना। फिर शेरिफ टॉमी से कहते हैं कि मुझे इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट कल सुबह तक चाहिए, क्योंकि ये क्राइम सीन बहुत ही फेमस हो चुका है और इसकी बॉडी का उस क्राइम सीन से कोई भी कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। इसके बाद ऑस्टिन और टॉमी इसकी ऑटोप्सी करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर वो लोग नोटिस करते हैं कि उसके हाथ और पैर की कलाइयाँ टूटी हुई हैं और उसकी जीभ भी कटी हुई है और उसका एक मोलर टीथ भी गायब है। यहाँ पर उनको उसकी बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं मिलते, तो उनको थोड़ा सा अजीब लगता है। जब वो उसकी आंखों को चेक करते हैं तो उसकी आंखों का कलर ग्रे होता है। यहाँ पर टॉमी ऑस्टिन को बताता है कि ऐसा तब होता है जब किसी इंसान को मरे हुए कुछ साल या फिर कुछ और ज़्यादा टाइम हो जाए। इस डेड बॉडी की कमर भी काफी पतली होती है। तो यहाँ पर टॉमी कहता है कि ऐसा पहले के जमाने में हुआ करता था, क्योंकि पहले के जमाने में लड़कियां एक ड्रेस पहना करती थी जिससे कि उनकी कमर पतली हो जाया करती थी। अब जैसे ही टॉमी उसकी इंटरनल पार्ट चेक करने के लिए उस बॉडी को काटने के लिए नाइफ उठाता है, वैसे ही वहाँ पर लाइट जलना बुझना स्टार्ट हो जाती है और रेडियो में अपने आप ही एक गाना बजने लग जाता है। लेकिन टॉमी ये सब इग्नोर करते हुए उस बॉडी को काट देता है। इसके बाद इन लोगों को पता चलता है कि इसके लंग्स पूरी तरह से जले हुए होते हैं और उसके हार्ट और उसकी बॉडी पर बहुत सारे कट के निशान होते हैं, जो कि बिना बॉडी काटे करना इम्पॉसिबल था। इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी इन दोनों को बाहर से कोई आवाज़ आती है। जब टॉमी बाहर जाकर देखता है तो उसको पता चलता है कि उसकी पालतू बिल्ली को किसी ने मार दिया है। तो ये देखकर वो काफ़ी सैड हो जाता है, क्योंकि वो उसकी वाइफ की आखिरी निशानी थी। फिर कुछ टाइम बाद ये लोग वापस से इस काम को करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही ये बॉडी को और कट करते हैं तो उस बॉडी से इनको जिम्सन बीड नाम का एक फ्लावर मिलता है। ये एक तरह का जहरीला फूल था जिसको खाने से बॉडी पैरालाइज हो जाती है। इसके बाद रेडियो पर एक वापस से न्यूज आती है, उसमें कहते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब ऑस्टिन को ये सारी बातें थोड़ी अजीब लग रही होती है, तो वो अपने डैड से बाकी ऑटोप्सी कल करने के लिए कहता है, लेकिन टॉमी उसकी बात नहीं सुनता और वो वापस से ऑटोप्सी को कंटिन्यू कर देता है। फिर टॉमी को उसकी बॉडी के अंदर से कपड़े का टुकड़ा मिलता है और उसी के अंदर उसको जेन डो का टूटा हुआ टीथ भी मिलता है। अब यहाँ पर उनको एक अजीब सी आर्ट दिखाई देती है और यही आर्ट उसको जेन डो की इंटरनल बॉडी के ऊपर भी दिखाई देती है। ये सब देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी अचानक से रेडियो पर वही गाना बजना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ की सारी लाइट फूटकर बुझ जाती है। ये देखकर ये दोनों डर जाते हैं और यहाँ से भागकर एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ से भागने के लिए लिफ्ट के पास जाते हैं, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही होती है और दरवाजे पर पेड़ गिरने की वजह से दरवाजा भी जाम हो जाता है।
अब ये दोनों एक रूम पे जाकर शेरिफ को कॉल करते हैं। कॉल लग तो जाता है लेकिन नेटवर्क वीक होने की वजह से बात नहीं हो पाती। ये दोनों जेन डो की बॉडी के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कोई चीज टॉमी पर हमला करती है और उसको काफी चोट आती है। यहाँ पर इन दोनों को रियलाइज होता है कि जेन डो की बॉडी आने के बाद से ही ये सारी गड़बड़ स्टार्ट हुई है और उसकी बॉडी में वो सारी चीजें मिलना ये दर्शाता है कि वो कोई नॉर्मल बॉडी नहीं है। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि जेन डो की बॉडी को जला देते हैं। अब जैसे ही ऑटोप्सी रूम में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जेन डो की बॉडी के अलावा बाकी सारी बॉडीज गायब हो गई हैं। इन दोनों को डर लगना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी जेन डो की बॉडी पर पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा देते हैं। बॉडी जल तो जाती है लेकिन उसके बाद पूरी जगह पे आग लगना स्टार्ट हो जाता है, तो इन लोगों को जेन डो की बॉडी से आग को बुझाना पड़ता है। अब जब वो जेन डो की बॉडी को देखते हैं तो उसकी बॉडी पर जलने का कोई भी निशान नहीं होता और वो पूरी तरह से क्लीन होती है। अब इन लोगों को वापस से लिफ्ट के स्टार्ट होने की आवाज आती है। अब जैसे ही लिफ्ट रुकती है ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन बाहर से उनको उसी घंटी की आवाज आ रही होती है जो कि वो डेड बॉडीज के पैरों में बांधते थे। टॉमी उस आवाज की तरफ कुल्हाड़ी से वार करता है, लेकिन जैसे ही ये दोनों बाहर निकल कर देखते हैं तो वहाँ पे ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा होती है जो कि उसको वापस से बुलाने के लिए आई होती है और इन दोनों के भ्रम की वजह से वो मारी जाती है। अब ऑस्टिन ये देखकर बहुत ही उदास हो जाता है, लेकिन टॉमी उसको यहाँ से निकालने के लिए उसी लिफ्ट में लेकर चले जाता है, लेकिन वो लिफ्ट वापस से बंद हो जाती है और ये दोनों यहीं फंस जाते हैं। अब ये दोनों एक जगह बैठकर सोच रहे होते हैं कि हमने उसकी बॉडी को काट कर बहुत बड़ी गलती कर दी और वो कोई साधारण लड़की नहीं है। यहाँ पर ये दोनों सोचते हैं कि अगर हम पता लगा ले कि उसकी मौत कैसे हुई तो हमें उसको रोकने का शायद कोई तरीका मिल जाएगा और हम दोनों बच जाएंगे। यहाँ पर ये दोनों वापस से ऑटोप्सी रूम जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये बाहर आते हैं तो इन दोनों को बहुत सारा धुआं देखने के लिए मिलता है और इसी धुएं में वापस से कोई चीज टॉमी पर हमला करती है, लेकिन ऑस्टिन जैसे तैसे टॉमी को बचाकर वापस से ऑटोप्सी रूम में ले आता है। अब जब ये लोग जेन डो के ब्रेन को चेक करते हैं तो इनको पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है और उसके टिश्यूज अभी भी वर्क कर रहे हैं। ये लोग सोचते हैं कि उसकी चीर फाड़ करने के बाद भी ये जिंदा कैसे है और अब यहाँ पर सारे राज खुलते हैं। अब जब टॉमी जेन डो की बॉडी में मिले हुए कपड़े को अच्छे से एग्जामिन करता है तो उसमें 1663 के बारे में कुछ लिखा हुआ होता है। जब वो उससे रिलेटेड बुक में पढ़ता है तो उसमें पता चलता है कि इस सेंचुरी में सेलम विचेस ट्रायल किए जाते थे, जिसमें लड़कियों को विचेस मानकर उनको पनिश किया जाता था और उन पर टॉर्चर भी किए जाते थे, जिसमें बहुत सारी मासूम लड़कियों की भी मौत हुई थी। अब इन दोनों को समझ आता है कि ये बॉडी भी अब की नहीं है बल्कि इसकी भी उसी ट्रायल्स में मौत हुई थी। सेलम विचेस ट्रायल में जो भी रिचुअल परफॉर्म किए गए थे वो सब गलत थे, जिसकी वजह से अब सच में जेन डो विच बन चुकी थी, इसीलिए वो अभी तक जिंदा थी और उसके साथ जो भी हुआ है वो सभी का बदला लेना चाहती थी। अब उन दोनों को समझ आता है कि जो भी उन दोनों ने उसके साथ किया वो सब फील कर रही थी, अब वो उन दोनों को भी वैसा ही फील कराना चाहती थी। अब ये काम जेन डो के लिए एकदम रिचुअल बन चुका था। अब टॉमी को समझ आता है कि वो उन दोनों को भी नहीं छोड़ेगी, तो यहाँ पर वो जेन डो के कान में आकर बोलता है कि तुम भले ही मुझे मार दो लेकिन मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो, और ऐसा ही होना स्टार्ट भी हो जाता है। यहाँ पर टॉमी की हाथ की और पैर की कलाइयाँ वैसे ही टूटने लग जाती हैं जैसे कि जेन डो की टूटी हुई थी और उसके अंदर के ऑर्गन भी खराब होने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जेन डो की बॉडी रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है और वो ऐसी बन जाती है जैसा कि उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दूसरी तरफ टॉमी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और यहाँ पर वो अपने बेटे से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जान से मार दो, और उसके बेटा अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने डैड को मार देता है। अब ऑस्टिन यहाँ पर बहुत ही दुखी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद ऑस्टिन को शेरिफ की आवाज़ आती है। जब वो डोर के पास जाकर उसको खोलने की कोशिश करता है तो शेरिफ वहाँ पर वही गाना गुनगुनाने लग जाता है जो स्टार्टिंग में बज रहा था। तब ऑस्टिन को रियलाइज होता है कि ये सब सच नहीं है बल्कि हेलुसिनेशन है। जिसके बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके आगे टॉम की बॉडी आ जाती है, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है और उसके नीचे गिरने से मौत हो जाती है। अब नेक्स्ट डे यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है। जब शेरिफ यहाँ पर आकर देखता है तो उसको वैसा ही क्राइम सीन मिलता है जैसे कि उसको स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर जेन डो की बॉडी एकदम सही सलामत रखी होती है जैसे कि उसके साथ कुछ किया ही ना गया हो। यहाँ पर शेरिफ समझ जाता है कि इस बॉडी में ही कुछ गड़बड़ है और वो कुछ पुलिस वालों को इस बॉडी को यहाँ से दूर छोड़ने के लिए बोल देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि एक पुलिस वाला जेन डो की बॉडी को यहाँ से लेकर जा रहा होता है कि तभी उसकी गाड़ी के रेडियो में वही गाना बजना स्टार्ट हो जाता है जो कि मूवी के
स्टार्टिंग में बज रहा था और यहाँ पर जेन डो की पैरों की उंगलियों को हिलता हुआ दिखाया जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।